बचपन से ही बच्चों को वो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन मैं जिन्हें पढ़ाता हूँ वो दर्शन के विद्यार्थी होते हैं, और दर्शन के विद्यार्थी के लिए मुझे कथा की आवश्यकता नहीं होती, मैं सिद्धांत पे काम करता हूँ। सब कहते हैं कि भाषा विकास के तौर पर सिद्ध नहीं होती, कि विकास के स्तर से भाषा का विकास हुआ। पहले मनुष्य ने भाषा के शब्द कैसे सीखे होंगे? तो कहीं ना कहीं पे जो एक एजुकेशन सिस्टम है, यहीं पे बहुत सारी लूप होल्स। एजुकेशन सिस्टम विज्ञानवादी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम किसी एक प्रोपगंडा के तहत तैयार किया गया है, और वही प्रोपगंडा चल रहा है। कथाओं के पीछे का लॉजिक समझना शायद आज की डेट में प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या हमें उसी तरह से इसको लेना चाहिए जैसे कि इसमें दो scripted है? इसमें दो चीज है भावना जी। एक चीज तो यह है कि मैं आपसे एक सिद्धांत पर बात करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो E=mc²। अब आप और मैं सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। ई क्या है, एनर्जी कैसी कैसी है, कितनी तरह की एनर्जी, हम किस तरह की एनर्जी पे बात कर रहे हैं। एम यानी मास क्या है, सी क्या है, वेलोसिटी कैसी है, किस वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे काम करता है, हम सिद्धांत पे बात कर रहे हैं। आपने मुझे ये सिद्धांत बताया, सिद्धांत पर चर्चा करते हुए आपने मुझे बता दिया, आप फिजिक्स की प्रोफेसर हैं, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे बताया, मैंने समझ लिया। लेकिन एक आम आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, जिसने फिजिक्स देखा भी नहीं है। अब आपको उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे? आप उदाहरण लेंगे समाज में से, उदाहरण उठा के कहानियां सुनाएंगे। ठीक है, आप बताएंगे दो बसें दौड़ रही हैं, दो बसें जब आपस में दौड़ रही हैं तो हम देखते हैं कि उनकी वेलोसिटी जो है सापेक्षता में कम दिखती है। एक आदमी खड़ा है, उसे बस दौड़ती दिखाई दे तो बहुत तेज देगी, लेकिन मैं उसकी बराबर में कार में बैठा हूं तो मुझे लगेगा बस की स्पीड कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ साथ जोड़ रही है। अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी माइनस में चली जाएगी, मेरी स्पीड कम होगी तो उसकी प्लस में चली जाएगी। फिर वो हर बार डिफर करेगी, जैसे मेरी स्पीड बढ़ती है घटती है तो डिफर करेगी। अब आप यहाँ कहानी सुनाते हो कि मोहन है, मोहन बस में जा रहा है, श्याम कार में जा रहा है। श्याम अपने घर से चला था इतने बजे, मोहन अपनी, ये कहानी हो गई। लेकिन कहानी के पीछे आपका मकसद क्या है? क्या समझाना मकसद है? सिद्धांत समझाना मकसद है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पढ़ाने वाले दो टीचर्स हो गए। कौन टीचर्स? एक जो आम पब्लिक को जाके पढ़ाते हैं वो कथा ही करेंगे, उन्हें कथा से ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि आम पब्लिक उसी तरह से पढ़ती है। लेकिन मैं जिन्हें पढ़ाता हूँ वो दर्शन के विद्यार्थी होते हैं, और दर्शन के विद्यार्थी के लिए मुझे कथा की आवश्यकता नहीं होती, मैं सिद्धांत पे काम करता हूँ। इसलिए मुझे सुनने में और उन्हें सुनने में आपको अंतर दिखाई देगा, है ना? अब मैं आपसे कहूंगा कि मैं सिद्धांत पे चर्चा करता हूँ आपसे, मैं कोई एक सिद्धांत उठा लेता हूँ कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। अब मैं यहाँ योग शब्द पर चर्चा करूंगा, चित्त पर चर्चा करूंगा, वृत्ति पर चर्चा करूंगा। वृत्ति कितनी है, कितनी प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट कैसी हैं, अक्लिष्ट कैसी हैं। अब जो दर्शन का विद्यार्थी है उसे इसमें रुचि आएगी, लेकिन एक किसान जो भी हाथ धो के आके बैठा है वो कहेगा महाराज समाज में बताओ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए वही अध्यापक पढ़ाएंगे। जी। क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी कि आज के टाइम में करिकुलम जो है बच्चों का, बचपन से ही बच्चों को वो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। हम महाभारत की बात करें, भगवत गीता की बात करें, रामायण की बात करें, ऐसे में भगवत गीता को तो कहा जाता है कि एक लाइफस्टाइल है जो आप अपना सकते हैं प्रैक्टिकली जीवन में। तो ये सब करिकुलम में ना होना कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि हिंदू समाज को या इस संस्कृति से जुड़े बच्चों को थोड़ा एक स्टेप पीछे कर देता है? अच्छा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, इस देश का आज़ादी के बाद पहला शिक्षा मंत्री अंगूठा छाप था। अब जो आदमी एजुकेशन का मॉडल तैयार करेगा वो अंगूठा छाप है, तो कैसी एजुकेशन तैयार करेगा, है ना? वो तो उस एजुकेशन में विश्वास करता है ना कि हमारे महापुरुष ने, हमारे अब्बा ने जो है वो डंडी उठाई और चांद के 2 टुकड़े कर दिए, बाद में बताते नहीं इसीलिए किसने है ना? वो उस पे बात करेगा, वो उन चीज़ों पे बात करेगा जिन चीज़ों का अ, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो उन पे चर्चा करेगा। वहाँ काल्पनिक बातें बताई जाएंगी। महाराणा प्रताप भी महान है, और शिवाजी महाराज भी महान है, और औरंगजेब और अकबर भी महान है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी, आप योद्धा के स्तर पे कह सकते हो कि दो महान योद्धा भिड़े, लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि इनमें से कौन पाप करता, कौन पुण्य करता। कर्ण एक महान योद्धा था, अर्जुन एक महान योद्धा था, ये हम कहेंगे, लेकिन हमें ये जांचना पड़ेगा कि कर्ण किस साइड था।
हमें ये जांचना पड़ेगा भीष्म किस तरफ थे। अब महान इतने थे कि भाई भीष्म के लिए स्वयं श्री कृष्ण को एक बार के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, युद्ध के लिए उतर पड़े हैं। इतने महान योद्धा हैं, खड़े किस साइड हैं, डिपेंड करता है कि खड़े किस साइड हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी साइड तय करती है कि एजुकेशन सिस्टम हमें पढ़ाएगा क्या। 1822 में एडम विलियम्स लिखता है, मैं राजीव दीक्षित को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी इंडियन हिस्टोरियन को, किसी फिलोसफर को यहां कोट नहीं कर रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं एडम विलियम्स को, टीबी मैकॉले की टीम का सदस्य, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिम मिल्स, एडम विलियम्स, विल्बर फोर्ट, मैडम मोंटेसरी, ये वो टीम है जो इस देश की एजुकेशन को बर्बाद करने के लिए आई और उन्होंने इस देश की एजुकेशन को पूरी तरह रिप्लेस किया। वो लिखते हैं 1822 में कि 5 लाख गुरुकुल शेष हैं। कई सौ साल, 400-500 साल की गुलामी के बाद 53 यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, नालंदा, पुष्पगिरी, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी, अयोध्या, प्रयाग, उज्जैन, काशी, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, 53 यूनिवर्सिटीज थी। इन यूनिवर्सिटीज के बर्बाद होने के बाद भी परिस्थिति यह है कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं। कोई तो एजुकेशनल स्ट्रक्चर रहा होगा, वो कहां गया और वो क्यों इस एजुकेशन में नहीं, विचार करना पड़ेगा। एजुकेशन 2 तरह की है, एकेडमिक एजुकेशन जो आपको रोटी देती है, लाइफ एजुकेशन जो आपको जीवन सिखाती है। आपकी एजुकेशन में लाइफ एजुकेशन है कि नहीं है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार लिटिल है, स्टार लिटिल है, बेशर्मी सिखाई जाती है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, उसने खाई है लेकिन बोल क्या रहा है, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई, झूठ बोल रहा है, तो वो मुंह खोल के हंसता है बेशर्मी से, हा हा हा। ऐसी कोई कविता है, मैं तो खैर अंग्रेजी वाला नहीं हूं, लेकिन ऐसी कोई कविता हमारे यहाँ जब कविता पढ़ाई जाती है तो वहां कर्ता और कर्म का विधान और सिद्धांत को, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। काव्य में विज्ञान है। एक प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहता हूं, आप और मैं दोनों नास्तिक हैं, दोनों ईश्वर को नहीं मानते। एक क्षण के लिए मान लीजिए हम दोनों ही आस्तिक हैं, लेकिन एक क्षण के लिए मान लीजिए आप भी वामपंथी हैं, मैं भी वामपंथी हूं, आप लेफ्टिस्ट हैं, मैं भी लेफ्टिस्ट हूं, मैं कामरेड, आप भी कामरेड, दोनों ईश्वर को नहीं मानते। हमारे यहाँ वेद को अपौरुषेय मानते हैं, यानी वेद ईश्वर कृत है, मनुष्यकृत नहीं है। अब मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न उठाऊं कि नास्तिक को कैसे समझाएंगे कि वेद ईश्वर कृत है, ये विज्ञान है, ये एजुकेशन है, लेकिन क्या ये एजुकेशन हमारे समाज में है? अगर मेरे विज्ञान और मेरे गणित में दम है तो मैं गणित और विज्ञान के दम पर बिना ईश्वर को माने वेद को अपौरुषेय सिद्ध कर दूंगा विद लॉजिक। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वेद सृष्टि की सबसे प्राचीन पुस्तक है, ये पूरी दुनिया मानती है, यहूदी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, ईसाई मानते हैं, अपनी छोड़ दो, हिंदुओं की छोड़ दो, दुनिया मानती है कि वेद दुनिया की लाइब्रेरी की सबसे ओल्डेस्ट बुक है, सबसे प्राचीन पुस्तक है। वेद मनुष्यों ने लिखी, ऐसा आम लोग मानते हैं, लेकिन जो विद्वान हैं, गुरुकुल आदि में पढ़े लिखे हैं, वो मानते हैं वेद अपौरुषेय है, यानी मनुष्यकृत नहीं है, ईश्वरकृत है। तो जो कहते हैं कि वेद ईश्वरकृत नहीं है, मनुष्यकृत है, उनके लिए एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वो ये सिद्ध करें कि वेद के रचने से पहले मनुष्य के पास भाषा थी। अब फिर प्रश्न आता है, क्या भाषा मनुष्यकृत है? क्या भाषा मनुष्यकृत है? इसे लॉजिक में जाए, हम अपनी थ्योरी नहीं लेते, दुनिया कैसे बनी, ऋतंच सत्यंच विधा तपसोध्य जाए ततो रात्र जाए तथा समुद्र और नवा समुद्रादर नवादि संवत्सर हो जाए हो रात्राणी, मैं नहीं लेता, हटा दो, वेद को हटाओ, नहीं लेता। विज्ञानवादियों का लेते, दुनिया कैसे बनी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन कैसे बनी, मतलब इट वॉज बिग बैंग इन द ओपनिंग एंड ऑफ दिस दुनिया, वहां एक बिग बैंग हुआ, डार्क मैटर था, डार्क मैटर की प्रकृति क्या है ये कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता, उसे छोड़िए, प्रश्नों को छोड़ते हैं। बिग बैंग हुआ, आकाश गंगाएं बनी, सौरमंडल बना, सौरमंडल में हमारा सूर्य और उसकी पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक मीथेन की बारिश हुई। प्रश्न यहाँ भी है कि वो बारिश सूरज पर क्यों नहीं होती, मीथेन वहां भी है, 13 लाख गुना ज्यादा है, लेकिन यहाँ बारिश हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, समुद्र बने, पृथ्वी बनी, समुद्र के अंदर पहली चीज कोएसरवेट, कोएसरवेट से फर्स्ट सेल से फिश से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से एवीज, एवीज से मैमल्स, और फिर मैमल्स के माध्यम से वो आदि मानव, आदि बंदर, आदि मानव होते हुए हम मानव बने। मैं पूछना चाहता हूं, क्या फिश के पास मानवों वाली भाषा थी? नहीं। एम्फीबिया के पास, कछुए के पास थी? नहीं। चिंपैंजी के पास थी? नहीं। बंदर के पास थी? नहीं।
आदि मानव के पास थी नहीं, तो मानव के पास पहली भाषा कैसे आई? कोई भाषा, मैं संस्कृत का पक्षधर नहीं हूं यहाँ, मैं कहता कोई भी भाषा आई, मानव के पास भाषा कैसे आई? अगर मानव ने भाषा का विकास किया तो कैसे किया? मैं प्रश्न पूछता हूं कि मानव ने भाषा का विकास कैसे किया? अब भाषा विज्ञानी उठाइए, चॉम्स्की आदि जो सबसे बड़े लिंग्विस्ट माने जाते थे, मैं नहीं मानता उन्हें, दो कौड़ी के भी, लेकिन वो दुनिया मानती है इसलिए कह रहा हूं, चॉम्स्की आदि को उठाइए या दुनिया भर के जितने भी भाषाविद हैं उन्हें उठाइए, सब कहते हैं कि भाषा विकास के तौर पर सिद्ध नहीं होती, कि विकास के स्तर से भाषा का विकास हुआ। पहले मनुष्य ने भाषा के शब्द कैसे सीखे होंगे? कैसे? तो कहते हैं जी उन्होंने पानी को पढ़ते देखा तो टप टप की आवाज सुनी, हवा को चलते देखा तो सन की आवाज सुनी, घोड़े को चलते देखा तो उसकी टाप की आवाज सुनी, बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करते देखा, पाँव में कांटा चुभा तो मुंह से हाय निकल गई। ऐसे शब्द इकट्ठे होते गए और भाषा बन गई। अरे क्या बकवास है! भाषा एक वृहद और विस्तृत और गंभीर व्याकरण लिए हुए है। आप समझते नहीं हो व्याकरण को। रामायण 24,000 श्लोकों से रची गई है और इन 24,000 श्लोकों में आप हर 1000 श्लोक के बाद का वर्ण उठा लेंगे तो श्लोक तैयार हो जाएगा। आप जानते नहीं है व्याकरण किसे कहते हैं, अब व्याकरण को समझते नहीं, व्याकरण किस स्तर पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं पे जो एक एजुकेशन सिस्टम है, यहीं पे बहुत सारी लूप होल्स हैं। एजुकेशन सिस्टम विज्ञानवादी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम किसी एक प्रोपगंडा के तहत तैयार किया गया है और वही प्रोपगंडा चल रहा है।